So today in the fourth chapter of political science we are going to discuss women's political representation. Day before yesterday we discussed how gender influences the politics and how different grievances are being redressed by politicization of this gender issue. But as we studied yesterday, जैसे हमने कल पढ़ा कि मुख्तलिफ, चाहे सोशल स्फीयर में हो, चाहे एजुकेशन स्फीयर में हो, चाहे डोमेस्टिक स्फीयर में हो, everywhere they are facing multiple problems and issues. So in order to redress those grievances, उन सभी मुश्किलातों का समाधान करने के लिए औरतों ने सोचा कि it is not possible unless and until we will not grab the political power. जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे, अपने मसाइल सियासी प्लेटफॉर्म्स पे खुद नहीं उठाएंगे, it is very difficult to redress the grievances. बात समझ रहे हैं ना आप? तो सबसे अहम मसला क्या है? That is women's political representation. कि in order to redress their grievances, women jumped into politics. क्योंकि after all, the people at the helm of affairs are actually the political leadership. So it is the political leadership. If they want, they can make changes. They can redress the grievances. वही इन मसाइल का समाधान और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर वो चाहें तो. इसीलिए इन ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए विमेन जो मूवमेंट इस दुनिया में उठी, जिनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना होगा अगर हमें अपने मसाइल का हल निकालना है. इसलिए इट वाज अ लॉन्ग एंड कम्बरसम स्ट्रगल टू गेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल स्फीयर. लेकिन विमेन्स का पॉलिटिकल स्फीयर में अपनी जगह बनाना यह भी एक मामूली बात नहीं थी. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट द राइट टू वोट एंड देन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एंड कम्बरसम स्ट्रगल थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो 19th सेंचुरी से पहले वहां पे कहीं पे भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर वुमेन नहीं था. वुमेन्स को जो ये वोट डालने का हक नहीं था, एंड नॉट टू टॉक ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन. तो इसलिए अगर हम देखेंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में आउट ऑफ न्यूली बॉर्न, जो भी डिकोलोनाइजेशन के बाद जो भी नए ममालिक दुनिया में वजूद में आए, तो सबसे पहले उसमें लीड जिन्होंने ले ली, हु गेव फर्स्ट political participation to the women, they were New Zealand and Finland. Yesterday we discussed about Scandinavia, Norway, Sweden and Finland, that is in the northern Europe. नॉर्दर्न यूरोप में जो जिन तीन मुल्कों का हमने कल पढ़ा कि उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्फीयर में विमेन का, तो वहीं पे एक मुल्क है फिनलैंड. फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने ही इसमें सबसे पहले, दे आर द माइलस्टोन्स इन दिस स्ट्रगल. विमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देने में उन ममालिक ने सबसे सबकत ले ली. तो अगर हम देखेंगे न्यूजीलैंड का 1893 में उनको वहां पे लेडीज को राइट टू वोट दिया गया. 1893 में, दैट इज द लेट 19th सेंचुरी, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी. एंड इट वाज ओनली इन 1919 इन न्यूजीलैंड दैट विमेन वर गिवन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. एक तो होता है ना वोट डालना, वोट डालने का हक उनको 1893 में मिला, और 1919 में उनको मिला क्या? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ने का हक. दे कैन नाउ ऑक्यूपाई द पॉलिटिकल ऑफिसेस. इट वाज ओनली गिवन इन 1990. ये तो कानूनी स्तर पर हुआ, ये तो कानूनी लेवल पे हुआ. लेकिन कानूनी लेवल पे होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जो ही कानून बने तो क्विकली उनको समाज ने एक्सेप्ट किया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया. दैट इज नॉट द केस. दे आर स्टिल फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अच्छा, उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल ऑक्यूपेशन अप टू 1947. 1947 में इंडिया आजाद हुआ. तो 1935 में जो
नया कानून जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ इंडिया 1935, उसके बाद 1937 में यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए। तो 1935 में पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ विमेन्स को वहां पे वोट डालने का हक दिया गया, लेकिन उसी विमेन को जो शादीशुदा हो और जिसका हस्बैंड वोटर हो, और इसी के साथ साथ और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थी। इट वाज ओनली 1950 आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1950 में यूनिवर्सल विमेन फ्रेंचाइज, यानी विमेन वर गिवन द राइट टू वोट ओनली इन 1950 में हिंदुस्तान में विमेन वर गिवन द राइट टू वोट। अब देखिए, आफ्टर 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज तक हिंदुस्तान 76 ईयर्स हुए ना आजादी को। इन स्पाइट ऑफ 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 73 ईयर्स सिंस women were given the right to vote and then take full participation in politics, आज तक भी अगर हम देखेंगे 2014 में पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में 12% विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हुई। मतलब 50% है, कम से कम 1/3 तो होना चाहिए, लेकिन 12% was possible in spite of the fact that in 1950 Indian Parliament passed the law whereby women were given the right to take part in the politics, but only 12% of the women were in the Indian Parliament in 2014. 5% in the Indian assemblies, जो state assemblies है उसमें total representation women's की जो है वो कितनी है? Only 5%. तो it speaks volumes about how much patriarchal the society is. यानी इससे हमें पता चलता है कि कानून बनने के बावजूद सोसाइटी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि विमेन आर स्टिल नॉट इन ए पोजीशन टू कम फॉरवर्ड एंड प्ले 50-50 रोल इन पॉलिटिक्स। तो इससे क्या होता है? अच्छा, इसके बाद अब ये कैसे सॉल्व हो सकता है? ये भी एक मसला है ना, हाउ टू सॉल्व दिस। सिंपल सा इसका यह है कि fixed percentage of the women must be there, यानी it can be solved by a fixed percentage of the representation। जैसे यहां पे इंडिया में हमने देखा है कि पंचायत और जो म्युनिसिपलिटीज है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, उसमें 1/3 नेसेसरली मस्ट बी विमेन। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो 3 में से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी न किसी तरीके से सिर्फ विमेन पार्टिसिपेट कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपलिटीज एंड पंचायत। तो जब ये 1/3 ऑफ पंचायत 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज पॉसिबल हुआ, तो नतीजा यही निकला कि 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेशन इस वक्त इंडिया में है। 10 लाख लेडीज ने लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लिया और वो कामयाब हुई। 10 लाख women representations are there in the local government of India. लेकिन the patriarchal mindset of the society is that कि इंडियन पार्लियामेंट में पिछले 10 सालों से एक बिल, एक ऑर्डिनेंस, मतलब एक बिल पेंडिंग है। बिल क्या है? दैट कम से कम women representation must be 1/3 in the Indian Parliament and the assemblies as well। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट में ज्यादातर मर्द होते हैं, वो उसे पास होने ही नहीं देते हैं, या हम कहेंगे कि मैस्कुलाइन मेंटालिटी है, या हम कहेंगे कि पैट्रियार्कल मेंटालिटी है सोसाइटी की, इसलिए अभी तक वो कामयाब नहीं हो सकी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट व्हेन द इशू ऑफ जेंडर केम इन पॉलिटिक्स, जब सियासत में जेंडर का इशू रेज हुआ तो विमेन्स को फायदा जरूर हुआ। आप समझ रहे हैं ना? तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई एम श्योर कि आप इसको समझेंगे और यू विल आल्सो सपोर्ट अस। थैंक यू।